हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल विकास का विज्ञान। आप सोचते होंगे आपने कभी पेड़ पौधों को खाना खाते हुए नहीं देखा होगा। तो आज आपको बताएंगे पेड़ पौधे अपना खाना कैसे खाते हैं और कैसे बनाते हैं, उसके बारे में बताएंगे कि सुपोषण और विषम पोषण, इसके बारे में ही कि पौधे अपना खाना कैसे खाते हैं, कैसे बनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10 जैव प्रक्रम पाठ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये दिए गए हैं लगोत्तरीय 3-3 नंबर में आपसे पूछे सकते हैं। पिछले 5 वर्षों में पिछले 5 वर्षों की पीवाईक्यू 5 वर्षों में लगातार आने वाले क्वेश्चन है ये। सुपोषण और विषम पोषण में अंतर क्या है? ये पिछले 5 वर्षों में लगातार आने वाला क्वेश्चन है ये। वसा का पाचन वसा का पाचन कैसे होता है? ये भी क्वेश्चन आया है। और वाष्पोत्सर्जन क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोहरा परिसंचरण क्या होता है? वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर क्या है और मूत्र निर्माण कैसे होता है। तो आपको आज कुछ टॉपिक कराएंगे, कुछ टॉपिक पार्ट 2 में कराएंगे। तो आज कराएंगे आपको सुपोषण और विषम पोषण में अंतर क्या है। हम आपको अपनी 62 वीडियो में बता चुके हैं कि सुपोषण और विषम पोषण क्या होता है। तो आज आपको समझाएंगे। समझाने के बाद थ्योरी आप खुद लिख लेना या आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे हम। खाली यहाँ पर आपको समझाएंगे, आपको जिससे याद रहेगा। सुपोषण कृष्ण साइड साइड गाइडेंस कर रही होगी। सुपोषण और इस साइड विषम पोषण। तो सुपोषण में ऐसे जीव आते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ से मिलकर अपना खाना स्वयं बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे मतलब इसमें आएंगे बेजीव जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, सुपोषी कहलाते हैं और ये प्रक्रिया सुपोषण कहलाती है। मतलब ऐसे पौधे जो अपना खाना अपने आप बना सकते हैं, तो वे जीव सुपोषी जीव कहलाते हैं और ये प्रक्रिया सुपोषण कहलाती है। विषम पोषण ऐसे जीव जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, तो ऐसे जीव विषम पोषी जीव कहलाते हैं और ये प्रक्रिया विषम पोषण कहलाती है। ये स्वयं धारण बना सकते हैं। इसका उदाहरण है सुपोषण के पेड़, हरे पेड़ पौधे, इसके मनुष्य और कबक। मनुष्य हम सभी अपना खाना स्वयं ही बनाते हैं। आप सोचते होंगे कि हम तो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, किचन में बनता है हमारी। तो वो भी आप पेड़ पौधों से ला रहे हैं। जैसे आपने रोटी खाई आपने, तो गेहूँ काटेंगे आप, गेहूँ पिसेगा उसके बाद आएगा। तो गेहूँ एक पेड़ पौधा है, उससे आप प्राप्त कर रहे हैं अपना आटा या कुछ गेहूँ कुछ मान लो। तो आप अपना खाना स्वयं नहीं बना रहे हैं। चलो अब इसके आंसर लेते हैं। समझाता हूँ, शॉर्टली समझाता हूँ, शॉर्टली। आपको समझना है खाली और अपने आप लिखना है। अब रट्टा मारे कुछ नहीं होता है। सुपोषी जीव शॉर्ट में लिखूंगा मैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, मतलब सुपोषण में ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषम पोषण में ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। आपको समझा चुके हैं पहले। आप थ्योरी लिख रहे हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दर्शाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। और क्योंकि हरे पेड़ पौधे उनमें क्लोरोफिल सभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयुक्त सभी स्थान या पदार्थ पाए जा रहे हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिखाएंगे।
लेकिन विषमपोषी जीव ये तरीका संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं दिखाते। तरीका संश्लेषण नहीं दिखाते। नहीं दिखाते या नहीं दर्शाते। इसके उदाहरण आपने पहले ही बता दिया है मैंने, हर एक पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे। और इसमें आएंगे कुछ बैक्टीरिया, मान लो कुछ बैक्टीरिया जो आते हैं इसमें, कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया वो अपना आहार स्वयं बनाते हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए बैक्टीरिया भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कुछ, सभी नहीं, कुछ बैक्टीरिया। तो अब आपको बताएंगे इसके उदाहरण विषम पोषी पोषण के। विषम पोषी पोषण के उदाहरण है मनुष्य, यानी हम जीव, और दूसरा कवक। मनुष्य और कवक ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। कवक। और इसे आप शॉर्ट नोट कॉपी कर ले, नहीं आपको बाद को प्रोवाइड करा देंगे हम। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, जब तक मैं कैमरा से इससे सारे हट रहा हूँ। आपने सब पोषण में अंतर कॉपी कर लिया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे आप जरूर याद कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वसा का पाचन। तो आपको शायद बताते हैं इसे अलग हटा के, वसा का पाचन यानी फैट डाइजेशन। फैट का डाइजेशन कैसे होता है? तो फैट, आप पहले आपको नहीं पता हो तो बताओ फैट क्या होती है। फैट मतलब ये भी एक पदार्थ होता है, जैसे ये फैट पाया जाता है तरलीय पदार्थ, जैसे तेल, घी आदि में पाया जाता है। ये आपके शरीर पर चर्बी बढ़ाता है, मतलब वो बढ़ता है ये। तो इसका पाचन कैसे होता है, पहले आपको समझाता हूँ। अगर आप समझ गए तो ये तो आप अपने आप ही लेंगे। पहले समझाता हूँ, उसके बाद आपको शॉर्ट थ्योरी लिखा दूंगा। सर्वप्रथम ये है हमारा लीवर, ये है पित्ताशय, ये है यकृत, यकृत, और ये है पित्ताशय। जब वसा या फैट युक्त पदार्थ आपके पेट में या स्टमक में पहुंचेगा, तो ये यकृत पित्ताशय से यकृत पितरस स्रावित करने लगेगा। उसके बाद पितरस आप जो वसा की बड़ी गोलिकाएं, ये मान लो ये है फैट, ये हो गया फैट, ये फैट की बड़ी गोलिकाएं हैं, तो इनमें आएगा पितरस यकृत द्वारा, पित्त रस। तो पितरस वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देगी, कि और ये बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में इसलिए तोड़ती है क्योंकि बड़ी गोलिकाओं का डाइजेशन इतनी आसानी से नहीं होता है, तो बड़ी गोलिका छोटी गोलिकाओं में टूट जाएंगी, तो उसका डाइजेशन आसानी से हो जाएगा। तो इसके बाद ये जो है छोटी छोटी गोलिकाओं तोड़ दी गई, ये भी फैट की गोलिकाएं हैं, फैट की गोलिकाएं। छोटी गोलिका में तोड़ देगी, उसके बाद इसमें आएगा एंजाइम, आएंगे इसमें एंजाइम और अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस आदि आएंगे, तो वो वसा का पाचन कर देंगे, इसे तोड़ देंगे फैटी एसिड में, इसे तोड़ देंगे फैटी एसिड में, इसे फैटी एसिड में तोड़ देंगे। फैटी एसिड इसकी ये सबसे छोटी इकाई है वसा की, सबसे छोटी इकाई।
आपका शरीर इसे एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ कि कैसे-कैसे प्रोसेस होता है पूरा। जैसे ही आपकी बॉडी आप किसी फैट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, खाएँगे, वो उसके बाद आपके स्टमक में जाएगा, पेट में। पेट में जाने के बाद आपके पेट में बहुत सारी रिएक्शन होंगी। रिएक्शन होने के बाद जैसे ही लीवर को पता चलेगा कि कोई फैट आपके अंदर आ चुका है, फैटी पदार्थ, तो लीवर पित्तरस का स्राव करेगा। अब पित्तरस आपकी यकृत में फैट पित्तरस आपकी यकृत में जो पेट में होंगी, फैट की बड़ी गोलिकाएँ, फैट को तोड़-तोड़ कर छोटी गोलिकाओं में तोड़ देगा। जैसे ही छोटी गोलिकाओं तोड़ेंगी, उसके बाद अग्नाशय रस एंजाइम आएँगे और उसकी छोटी गोलिकाओं को उसकी सबसे न्यूनतम कड़ी फैटी एसिड में तोड़ देंगी। और इस प्रकार वसा का पाचन कंप्लीट हो जाता है। आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है वसा का पाचन। वसा का पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें अगर आप कोई वसा युक्त पदार्थ को खाते हैं तो आपके पेट में जाता है और यकृत एक पेट में जाते ही यकृत उसका पित्तरस का स्राव करता है और पित्तरस फैट को छोटी-छोटी कोशिकाओं में तोड़ देता है और उसके बाद एंजाइम और अग्नाशय रस आते हैं, जो इसकी गोलिकाओं को तोड़कर इसके सबसे न्यूनतम कड़ी फैटी एसिड को तोड़ देते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम वसा का पाचन कहते हैं। आपके यहाँ ये लिख देंगे आप तो 3 से 5 नंबर वो पक्के हैं। अगर लॉन्ग में भी आ गया तो वो कर देंगे आप। अगर आपको इसकी थ्योरी लिखनी है तो थ्योरी हम दे रहा हूँ, उस साइड लिख दे रहा हूँ। थ्योरी लिख दूँगा साइड। जब आप जब आप वसा युक्त पदार्थ को खाते हैं तो वह आपके पेट में जाता है, पेट में जाता है और फिर लीवर पित्तरस का स्रावन करता है, पित्तरस का स्रावन करता है और वसा की बड़ी गोलिकाओं को वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, गोलिकाओं में तोड़ देता है। वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। एंजाइम और अग्नाशय रस और एंजाइम आएंगे और अग्नाशय रस इसका पाचन कर देती है, पाचन कर देती है। ये प्रक्रिया वसा का पाचन कहलाती है। अगर आपको नोट करना है तो नोट अभी कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरा प्रोसेस समझना है, समझ गए तो आप लिख देंगे। हिंदी तो नहीं आती होगी, कुछ भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको केवल समझना है, रट्टा मारे नहीं होता है। मेरी क्लास आपको सब ध्यान से फुल कंसंट्रेशन से देखनी है और समझना है प्रोसेस। उसके बाद आप एग्जाम में अपने आप लिखाएंगे, दिखाएंगे कि ये कैसे कैसा प्रोसेस है। ये मैंने कंपटीशन में यही तो लिखा है, समझाया है आपको। अगर आप इसकी पढ़ लेना चाहते ले लीजिए। तो आपने वो टॉपिक टॉपिक कर लिया होगा। आज की क्लास का सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहे हैं आपको, जो है बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो आपको पहले मैं समझा दूं बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, उसके बाद आपको सॉल्विंग थ्योरी लिख देंगे। तो बाष्पोत्सर्जन ये प्लांट में होता है। बाष्पोत्सर्जन प्लांट यानी पादपों में होता है, पेड़ पौधों में। ये उनकी पत्तियों में होता है और उनकी रंध्र पाए जाते हैं।
तो बाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों की पत्तियों और उनके रंध्रों द्वारा जल का जल वाष्प द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये प्रक्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आप समझ कुछ नहीं करना है आपको, पहले समझना है क्लास में साथ, मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कोई ये पेड़ है, जैसे पत्ती होगी और पत्ती पर रंध्र पाए जाते हैं, जो आपको अगर आंखों से देखेंगे थोड़े थोड़े डीपली पॉइंट देखेंगे और आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको बहुत बड़े दिखेंगे। तो ये पत्ती है, अगर इस पे ज्यादा धूप पड़ेगी, कोई पेड़ पौधा है, रंध्रों की सहायता से जल को जल वाष्प यानी भाप के रूप में अपने शरीर या अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, तो उस प्रक्रिया को हम बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो चलो मैं आपको डायग्राम से बनाना सिखाता हूँ। डायग्राम से जब पढ़ने में ये होता है, आपको कोई भी वस्तु में जल्दी रिमेम्बर यानी याद होती है। चलो सिखाता हूँ डायग्राम से। मान लीजिए अभी पत्ती है, ये पत्ती है, इस पे आपको डॉट डॉट दिख रहा है। थोड़ा बड़ी बनाता हूँ मैं, आपको समझ में आए। कोई पत्ती है, मान किसी पेड़ की होता है, तो इस पर ये डॉट डॉट दिख रहा है आपको। ये होते हैं रंग, मतलब यहाँ से कोई पेड़ पौधा गैसों का विनिमय करता है, निकालता है। तो यहाँ से जब कोई पेड़ पौधा जल को बाहर निकालता है वाष्प के रूप में, तो ये प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इसके नाम में ही है वाष्प, मानी वाष्प यानी भाप या जल, उत्सर्जन मानी निकालना, जल को बाहर निकालना। इसके नाम में ही है वाष्पोत्सर्जन, मतलब वाष्प को बाहर निकालना। तो कोई अब आपको लिखना कुछ नहीं है, जो समझाया है मैंने आपको पूरी थ्योरी में लिख देना है। चलो लिखवाते हैं। किसी हरे पेड़ पौधे द्वारा द्वारा अनावश्यक अनावश्यक जल को शरीर या बॉडी से बाहर जल वाष्प के रूप में निकालना क्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ये पौधों के लिए हानिकारक प्रक्रिया है। ये तो पहले तो हम इसकी ये प्रक्रिया पौधों के लिए हानिकारक है। हानिकारक इसलिए है क्योंकि अगर किसी पेड़ पौधे से जल बाहर निकलेगा तो उसके अंदर जल की कमी होगी, उसे जड़ों द्वारा जाइलम की सहायता से जल ऊपर मंगाना पड़ेगा, जो और कार्य करना पड़ेगा, एनर्जी खत्म होगी, जिससे जल की हानि होती है। तो ये प्रक्रिया पौधों के लिए हानिकारक है। हानिकारक या दुर्गुण मानो, इसका दुर्गुण है, दुर्गुण है क्योंकि इससे जल की हानि होती है, क्योंकि इससे जल की हानि होती है, इससे जल की हानि होती है। मैंने बोला ना, अगर जल शरीर से बाहर निकलेगा तो इससे जल की हानि होगी, तो ये पेड़ पौधों के लिए अच्छा कार्य नहीं है। तो ये प्रक्रिया बाष्पोत्सर्जन की पेड़ पौधों के लिए एक दुर्गुण है।
तो आज का टॉपिक आज क्लास 11 करते हैं। आज मैंने आपको क्लास 10 जैव प्रकरण पाठ के 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो यूपी बोर्ड 2027 में इनके 95 अप्रोक्सीमेट चांस हैं कि आ सकते हैं। ये वेरी पिछले 5 वर्षों में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक चैप्टर बल शॉर्ट में पढ़ा चुका हूँ और जो बल शॉर्ट में कुछ टॉपिक रह गए हैं वो आपको क्वेश्चन के रूप में पढ़ा दूंगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो मतलब जैसी भी लगे वैसा कमेंट करें। हाँ, अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट करें और चाहे आपको खराब ही लगे तो खराब कमेंट कर देना है जिससे हम अपनी गलती सुधार सकें। और आपकी हमारी वीडियो सही लगे हमें वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जिससे हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाएं। थैंक यू। बाय बाय।